वर्ण टोटल कितने हैं 52, ठीक है। वर्ण को दो भागों में डिवाइड किया गया, कौन कौन सा, स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन, ठीक है। स्वरों की संख्या कितनी है 11 है, स्वरों की संख्या 11, व्यंजन की संख्या 33 प्लस 2, ठीक है 33, और दो दो कौन सा है जो द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन कौन कौन सा, ये, ठीक है द्विगुण व्यंजन ये। तो टोटल अभी कितने हैं, मूल व्यंजन की संख्या 35 है, ठीक है टोटल कितने हैं 35 है। तो 35 और 11 कितना हो गया 46 हो गया, 46 हो गया। उसके बाद संयुक्त व्यंजन बताया था मैंने, संयुक्त व्यंजन, हाँ संयुक्त व्यंजन इसी को बोला जाता है संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर बोला जाता है, ठीक है। संयुक्त व्यंजन में संयुक्ताक्षर क्या क्या है, छत्रिक छ, त्रिशूल की तरह, ज्ञानी ज्ञा और श्र, ठीक है ये 4 हो गए, 46 4 50 हो गए। और 2 बताया था मैंने अयोगवाह ध्वनि, अयोगवाह, ठीक है कौन कौन सा, अयोगवाह कौन कौन सा हो जाएगा, अम और आह, ठीक है ये बताया था। उसके बाद हमने देखे स्वर और व्यंजन क्या होते हैं, उसके देखे थे। स्वर क्या होता है, स्वतंत्र होता है, स्वर क्या होता है, स्वतंत्र होता है। व्यंजन क्या होता है, स्वतंत्र नहीं होता है, स्वतंत्र नहीं होता है। इसके पीछे मैंने रीज़न बताया था, जब भी हम लोग कुछ भी बोलते हैं तो हमारे मुख से जो वायु निकलता है उसे क्या बोला जाता है, प्राणवायु, ठीक है। तो जब हम लोग स्वर ध्वनि का उच्चारण करते हैं उस समय प्राणवायु है कोई भी बाधा या रुकावट उत्पन्न नहीं करता है, इसलिए क्या होता है वो स्वतंत्र होता है, ठीक है। जब भी स्वर ध्वनियों का उच्चारण किया जाता है तो प्राणवायु किसी भी प्रकार का बाधा या रुकावट उत्पन्न नहीं करता। व्यंजन क्या होता है, स्वतंत्र नहीं होता है। इसमें क्या है, जब भी हम लोग व्यंजन ध्वनि का उच्चारण करते हैं तो प्राणवायु है वो बाधा या रुकावट उत्पन्न करता है। यहाँ तक बताया था आप सबको, ठीक है। स्वर की संख्या 11 है, कौन कौन सा है बताओ जल्दी, आ ई उ री ए उ और औ, ये क्या हो गया स्वर की संख्या, टोटल 11 हो गए, ठीक है। जिसमें से अम और आह, ये जो अम हो गया और जो आह है इसे क्या बोलते हैं, अयोगवाह, अयोगवाह ध्वनि, अयोगवाह ध्वनि, अयोगवाह वर्ण बोलते हैं इसको, ठीक है अम और आह को, ठीक। अब देखते हैं मात्रा, एक बार मात्रा पे भी डिस्कस कर लेते हैं, मात्रा क्या होता है, ठीक है। तो स्वर के रूप को ही क्या कहा जाता है, मात्रा कहा जाता है। स्वरों के रूप को ही मात्रा कहा जाता है, याद रखना। मात्रा किसे कहते हैं, तो स्वरों के रूप को ही, स्वरों के रूप को ही मात्रा कहा जाता है, स्वरों के रूप को ही मात्रा कहा जाता है, ठीक है जी, स्वरों के रूप को ही मात्रा कहा जाता है, ठीक है। देखिए स्वर कितने हैं, टोटल कितने हैं स्वर 11 है, तो मात्रा भी कितने होंगे 11, मात्रा भी कितने होंगे 11, ठीक है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट दृश्य रूप में मात्रा की संख्या कितनी है, 10 है। दृश्य रूप में जो हमको दिखाई देता है, हमको 10 मात्रा ही दिखाई देता है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। दृश्य रूप में मात्रा की संख्या कितनी है, 10 है, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ मैं, मात्रा क्या होता है, स्वरों के रूप को ही मात्रा कहा जाता है, लेकिन दृश्य रूप में मात्रा की संख्या कितनी है, 10 है, ठीक है। स्वर की संख्या कितना है 11, ठीक है। तो मात्रा भी 11 होना चाहिए, लेकिन 11 है, मात्रा भी 11 है, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछता है कि दृश्य रूप में मात्रा की संख्या कितनी है तो 10 है, ठीक है। अब देखो कैसे, अ है, अ का कोई भी मात्रा नहीं होता, अ का कोई भी मात्रा नहीं होता, अ को क्या बोला जाता है, उदासीन स्वर बोला जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अ को क्या बोला जाता है, उदासीन स्वर। अ को क्या बोला जाता है जी, उदासीन स्वर। इसकी कोई मात्रा नहीं होती, ठीक है, इसकी कोई मात्रा नहीं होती, इसका अ को उदासीन स्वर बोला जाता है। उसके बाद देखो आ का चिन्ह ऐसा रहता है, देखो इधर देखते जाओ, पहले आ का, ई का ऐसे रहेगा, बड़ा ई का ऐसे रहेगा, ये ऊ हो गया, ये ऊ हो गया, ठीक है। उसके बाद ये री हो गया, री के बाद ए का ऐसे रहता है, ए का ऐसे रहता है, ओ का ये हो गया और ये औ का हो गया, ठीक है, ये चिन्ह रहता है, ठीक। ए को ऐसे ही लिखते हैं, ए को ऐसे लिखते हैं, ऐसे नहीं लिखते, ए को ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। मात्रा ऐसा रहता है उसको, ए को ऐसे ही लिखा जाता है, समझ आ गया, ठीक है। तो मात्रा क्या होता है, स्वरों के रूप को ही हम लोग मात्रा कहते हैं, ठीक है। मात्रा की संख्या 11 होता है, लेकिन दृश्य रूप में मात्रा की संख्या कितना होता है, 10 होता है। अ का कोई मात्रा नहीं होता, इसी कारण अ को उदासीन स्वर कहा जाता है। अ को क्या कहा जाता है, उदासीन स्वर। ऑनलाइन में समझ आ रहा है सबको, अ को क्या कहा जाता है, उदासीन स्वर कहा जाता है, ठीक। आगे यहाँ तक समझ, लिख लिए, लिखिए जल्दी, लिखिए जल्दी। इसके बाद हमने क्या पढ़े थे लास्ट क्लास में, स्वरों के प्रकार पढ़े थे, है ना। पहले उसका डेफिनेशन देखेंगे, स्वर एक्चुअल में होता क्या है, उसके बाद उसके प्रकार पढ़ेंगे। आज हम लोग कंप्लीट करेंगे पूरा स्वर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। हो गया, लिख लिए सब, मिटा दो ऑनलाइन वाले, सब मिटा दो ना, लिख लिए सब ऑनलाइन वाले, चलिए मिटा दे रहा हूँ जी। मात्रा, स्वरों के रूप को ही मात्रा कहा जाता है। मात्रा की संख्या 11 है, लेकिन दृश्य रूप में मात्रा की संख्या कितना होता है, तो 10 होता है। और क्या है, एक उदासीन स्वर है, इसका कोई मात्रा नहीं होता, ठीक है। अयोगवाह ध्वनि या अयोगवाह वर्ण की संख्या कितनी होते हैं, तो 2 होते हैं। अम और आह द्विगुण व्यंजन की संख्या कितने है, तो 2 है। ये सब याद रखे रहो, ठीक। अब हमने देखे थे फिर स्वर देखे थे,
स्वर। स्वर का परिभाषा क्या है? स्वर का परिभाषा वे वर्ण जो स्वतंत्र होते हैं, वे वर्ण जो स्वतंत्र होते हैं तथा जिनके उच्चारण के समय अन्य वर्णों की सहायता नहीं लिया जाता। ठीक है, वे वर्ण जो स्वतंत्र होते हैं तथा जिनके उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता नहीं लिया जाता, उसे क्या क्या कहा जाता है? स्वर कहा जाता है। बताया था। व्यंजन क्या होते हैं? वे वर्ण जो स्वतंत्र नहीं होते हैं तथा जिनके उच्चारण के समय अन्य वर्णों की सहायता लिया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? व्यंजन कहा जाता है। समझ आया? फिर हमने पढ़ना शुरू किया था स्वर के प्रकार, शुरू किया था पढ़ना स्वर के प्रकार। ठीक है, स्वर के प्रकार, स्वर के प्रकार हमने पढ़ना शुरू किए थे। पहले देखे हमने मात्रा, मात्रा या उच्चारण के आधार पर देखे थे। मात्रा उच्चारण के आधार पर, ऐसे ही बोल सकते हैं, मात्रा उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर ही बोल सकते हैं। ठीक है, मात्रा उच्चारण के आधार पर पहला देखें, इसको रिवाइज करेंगे फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सेकंड आज देखेंगे हम लोग ओष्ठ की आकृति के आधार पर, ओष्ठ की आकृति के आधार पर, ओष्ठ की आकृति के आधार पर इसको पढ़ेंगे आज हम लोग ओष्ठ की आकृति के आधार पर। थर्ड देखेंगे हम लोग जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर, जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर, जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर इसको देखेंगे, जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर। चौथा देखेंगे हम लोग मुख द्वार के खुलने के आधार पर, मुख द्वार के खुलने के आधार पर, खुलने के आधार पर। ठीक है, पांचवा देखेंगे लोग अनुनासिकता के। चलो पहले इतना देख लेते हैं, उसके बाद और बताऊंगा। ठीक है, ठीक है, हमने पहले देखे मात्रा या उच्चारण के आधार पर या मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर हमने स्वर को लास्ट क्लास में क्या किए थे? विभाजित किए थे। कौन कौन सा था? तीन भाग, तीन प्रकार था। कौन कौन सा? एक ह्रस्व, उसी को क्या बोलते हैं? लघु स्वर, उसी को बोलते हैं एक मात्रिक स्वर। ठीक है, इसी को बोलते हैं छोटा स्वर। ठीक है, ये देखे थे। तो ये क्या होता है? ह्रस्व, लघु, एक मात्रिक या छोटा स्वर किसे कहते हैं? तो वे वर्ण, वे वर्ण है जिसकी केवल एक मात्राएं होती है, वे वर्ण जिसकी या वे स्वर जिनकी केवल एक मात्राएं होती है तथा जिनको बोलते समय या जिसे बोलने में बहुत अल्प समय लगता है। वे स्वर जिनकी एक मात्राएं होती हैं तथा जिनको बोलने में बहुत अल्प समय लगता है, उसे क्या कहा जाता है? लघु या ह्रस्व स्वर या एक मात्रिक स्वर। बताया था। इसकी संख्या कितनी होती है? 4। कौन कौन सा? अ, ई, उ, री। ठीक है, अ, ई, उ और री। ठीक है, बताया था 4। उसके बाद हमने देखे दीर्घ, दीर्घ या गुरु या द्विमात्रिक स्वर, द्विमात्रिक स्वर, दीर्घ, गुरु या द्विमात्रिक स्वर बोले तो ये क्या होता है? तो वे स्वर, वे स्वर जिसकी दो मात्राएं होती हैं तथा जिनको बोलते समय ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगता है। ठीक है, वे स्वर जिनकी, देखो नाम से स्पष्ट है, कुछ नहीं, द्विमात्रिक मतलब वे स्वर जिनकी दो मात्राएं होती है तथा जिनको बोलते समय ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगता है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? द्विमात्रिक स्वर। इसकी संख्या 7। इसकी संख्या कितनी होगी? 7। कौन कौन सा को बताओ, जल्दी बताते हो। आ हो जाएगा, ई हो जाएगा, उ, ए और ओ। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है जी, इसकी संख्या कितनी होती है? तो 7। समझ आ गया। उसके बाद मैंने बताया था प्लूत, प्लूत स्वर, प्लूत स्वर बताया था, प्लूत स्वर है। तो वे स्वर समझ आ रहे हैं ना सर? आ रहा है ना? प्लूत स्वर क्या होता है? तो वे स्वर जिनकी 2 से अधिक मात्राएं होती है तथा जिनको बोलने में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है। वे स्वर जिनकी 2 से अधिक मात्राएं होती है तथा जिनको बोलने में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है, उसे क्या बोला जाता है? प्लूत स्वर बोला जाता है। प्लूत स्वर मतलब जिसको हम लोग लगातार बोल सकते हैं, जैसे ये बताया था राम, है ना, लगातार बोल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, इसको ज़्यादा समय लग रहा है बोलने में, इसको क्या बोलते हैं? प्लूत स्वर। प्लूत स्वर की संख्या कितनी होती है? 8। हाँ, ठीक है, 7 टोटल दीर्घ का हो गया और उसमें अ जोड़ दो तो टोटल कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, यहाँ तक पढ़ लिए थे हमने। अब देखते हैं ओष्ठ की आकृति के आधार पर। ठीक है, मिटा रहा हूँ ना, ऑनलाइन में ले लेते, हो गया था एक चीज। अब देखते हैं ओष्ठ की आकृति के आधार पर। ठीक है, ओष्ठ की आकृति के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है वृत्ताकार स्वर, पहला क्या होता है? वृत्ताकार स्वर, और एक होता है अवृत्ताकार स्वर, अवृत्ताकार स्वर। ठीक है, वृत्ताकार स्वर और अवृत्ताकार स्वर। ठीक, वृत्ताकार स्वर क्या होता है? तो वे स्वर जिन्हें बोलते समय ओठ वृत्त की आकृति में खुलते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है? वृत्ताकार ओष्ठ के आधार पर है, ओष्ठ के आधार पर देख रहे हैं। तो वे स्वर जिनके उच्चारण के समय ओठ वृत्त की आकृति में खुलते हैं, मतलब ऐसे आकृति में खुलेगा। आप लोग अभी मैं बताऊंगा तो बोल के देखना, वृत्त की आकृति में खुलेगा। ठीक है, तो वे स्वर जिनको बोलते समय ओठ वृत्त की आकृति में खुलते हैं। लिखिए, वे स्वर जिनको
बोलते समय या जिनके उच्चारण के समय, वे स्वर जिनको बोलते समय ओठ ओठ वृत्त की आकृति में खुलते हैं, वृत्त की आकृति में खुलते हैं, वृत्त की आकृति में खुलते हैं, आकृति में खुलते हैं। ठीक है जी, समझ आया? हमने पढ़ रहे हैं, क्या देख रहे हैं हम? ओष्ठ की आकृति के आधार पर देख रहे हैं। ओष्ठ की आकृति के आधार पर दो प्रकार का होता है, एक वृत्ताकार स्वर, एक अवृत्ताकार स्वर। तो वृत्ताकार स्वर क्या है? तो वे स्वर जिनको बोलते समय ओठ है वो वृत्त की आकृति में खुलते हैं, उसे क्या बोलते हैं? वृत्ताकार स्वर बोलते हैं। ठीक है, आप लोग बोल के देखो, ऊ ओ औ, इसको बोलोगे तो वृत्त के आकार में खुल रहा है ओठ, इसको क्या बोलते हैं? वृत्ताकार स्वर बोलते हैं। समझ आ गया? तो वे स्वर जिनको बोलते समय ओठ वृत्त की आकृति में खुलते हैं क्या कहलाता है? वृत्ताकार स्वर कहलाता है। ठीक है, वृत्ताकार स्वर कहलाता है, वृत्ताकार स्वर कहलाता है, स्वर कहलाता है। समझ आ? ठीक है, अब अवृत्ताकार स्वर में क्या बोलेंगे? तो वे स्वर जिनको बोलते समय ओठ वृत्त की आकृति में नहीं खुलते हैं। रिमेनिंग जितना जो बचा स्वर में, जितना जो बचा सब किस में आएगा? अवृत्ताकार में। लिखिए जल्दी। तो वे स्वर जिनको बोलते समय, वे स्वर जिनको बोलते समय, वे स्वर जिनको बोलते समय ओठ वृत्त की आकृति में नहीं खुलते हैं, ओठ वृत्त की आकृति में नहीं खुलते, वृत्त की आकृति में नहीं खुलते हैं, आकृति में नहीं खुलते हैं, नहीं खुलते हैं, क्या कहलाता है वो? अवृत्ताकार स्वर कहलाता है, अवृत्ताकार स्वर कहलाता है। ठीक है, कौन कौन सा हो जाएगा जल्दी बताओ जी। अब अ हो जाएगा, आ हो जाएगा, ई हो जाएगा, ई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद री हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ऐ हो जाएगा। ठीक है, ये सब क्या है? अवृत्ताकार स्वर है। समझ आ गया? ओष्ठ की आकृति के आधार पर हम देख रहे हैं, ओष्ठ की आकृति के आधार पर स्वर मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, पहला वृत्ताकार स्वर, दूसरा अवृत्ताकार स्वर। तो वृत्ताकार स्वर क्या है? तो वे स्वर जिनको बोलते समय ओठ है वृत्त की आकृति में खुलते हैं उसे वृत्ताकार स्वर कहते हैं, ऊ ओ अ। ठीक है, और वे स्वर जिनको बोलते समय ओठ वृत्त की आकृति में नहीं खुलते हैं अवृत्ताकार स्वर कहलाता है। ठीक है, ऑनलाइन वाले समझ आ गया? समझ आया ऑनलाइन वाले? लिख लिए? लिख लिए जी? ठीक, आ गया सर, समझ आ गया? मिटा दो इसको ये सबको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब सीधा पूछ देगा कि ये ओ वर्ण दे देगा, बोलेगा कि कौन सा स्वर है इसमें, कौन सा स्वर है, वृत्ताकार या अवृत्ताकार। ठीक है, बोलेगा कि ओष्ठ की आकृति के आधार पर ओ कौन सा वर्ण है, तो कौन सा है? वृत्ताकार है। ठीक है, मिटा दो इसको। अभी हमने दो भागों में डिवाइड कर लिए स्वर को। पहले तो देखे हमने मात्रा उच्चारण के आधार पर देखे, तीन प्रकार का होता है, लघु, दीर्घ और प्लुत स्वर। देखे ना, लघु स्वर या दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, उसी को ह्रस्व स्वर भी बोलते हैं। लघु स्वर को मात्रा के उच्चारण के आधार पर देख लिए। उसके बाद हमने देखे ओष्ठ की आकृति के आधार पर दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा? वृत्ताकार और अवृत्ताकार। ठीक है, वृत्ताकार मतलब वे स्वर जिनके उच्चारण के समय ओठ है वृत्त की आकृति में खुलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? वृत्ताकार स्वर। और वे स्वर जिनको बोलते समय ओठ वृत्त की आकृति में नहीं खुलते हैं उसे अवृत्ताकार स्वर कहते हैं। यहाँ तक समझ आ गया सबको? अब देखते हैं जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर। ठीक है, जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर। ठीक, इसको पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा जीभ क्या होता है उसके बारे में बता देता हूँ, पूरे उसको समझोगे तब सब अच्छे समझ आएगा। ठीक है, इसको पढ़ाने से पहले जीभ के बारे में बता देता हूँ मैं। ये होता है हमारा जीभ। ठीक है, जीभ क्या होता है? पूरी तरह से मांसपेशी से बना होता है। क्या होता है? जीभ पूरी तरह से मांसपेशी से बना होता है। मांसपेशी दैट मीन्स इसमें कोई प्रकार का बोन वगैरह नहीं, हड्डी नहीं रहता। क्या होता है? जीभ पूरी तरह से मांसपेशी से बना होता है। ठीक है, किससे बना होता है? ये मांसपेशी से बना होता है। जीभ पूरी तरह से मांसपेशी से बना होता है। सेकंड, जीभ में क्या है? जीभ में स्वाद कलिकाएं पाई जाती है, टेस्ट बड्स पाया जाता है। जीभ में क्या होता है? स्वाद कलिकाएं, स्वाद कलिकाएं पाया जाता है, स्वाद कलिकाएं पाया जाता है। ठीक है, ये जो सामने वाला ये पोर्शन होता है जीभ का, ये क्या क्या आपको बताता है? मीठा का। किसका? मीठा का। ठीक है, और जो पीछे वाला किसको बताता है? कड़वा का। ऑनलाइन वाले बायो जो पढ़ चुके हो एक बार और रिवाइज कर लो इसको जी, आप लोग को सबको पता है, बता चुका हूँ। ठीक है, सामने का पोर्शन मीठा, मीठा को बताता है, पीछे का कड़वा को, और ये वाला पोर्शन नमकीन, ये नमकीन, और ये वाला खट्टा। ठीक है, सिमिलरली इधर भी क्या हो जाएगा? खट्टा, खट्टा होगा ना, इधर भी, यहाँ भी क्या हो जाएगा? नमकीन हो जाएगा। और जो बीच वाला पोर्शन होता है ये टेस्ट लेस होता है, स्वादहीन होता है। ठीक है, बीच के पोर्शन में जीभ के स्वाद नहीं पाया जाता। बीच में क्या होता है? जो हम लोग खाते हैं, है ना, जो हम लोग चबाते हैं पेस्ट, वो लार से मिलता है। बीच के पोर्शन में क्या होता है? जो हम लोग खाना को चबाते हैं, पेस्ट बनता है, वो किससे मिलता है? लार से मिलता है। ठीक है, ठीक है, तो जीभ पूरी तरह से मांसपेशी से बना होता है। ये स्वाद, इसमें स्वाद कलिकाएं पाया जाता है। जो सामने का पोर्शन है मीठा को बताता है, पीछे का कड़वा को, ये नमकीन को, ये खट्टा को। ठीक है,
जीभ हमारे क्या क्या काम करता है जल्दी बताइए, जीभ क्या क्या काम करता है? सबसे पहले तो दांतों की सफाई करता है, एक प्रकार से दांतों की सफाई करता है। सेकंड, ये क्या बोलते हैं, शब्द बनाता है। जीभ क्या करता है? शब्द बनाता है। हमारा जो आवाज़ कहाँ से निकलता है? गला से निकलता है, लेकिन शब्द बनाने का काम कौन करता है? हमारा जीभ करता है। ठीक है, जीभ दांतों की सफाई भी करता है, बता दिया। और जीभ भी क्या करता है? किसी चीज़ को निगलने में क्या करता है? मदद करता है, सहायता प्रदान करता है। जीभ क्या करता है? किसी चीज़ को निगलने में सहायता प्रदान करता है। जीभ भी हम लोग कुछ खाते हैं उसको लार से मिक्सड करवाता है। ठीक है, और कुछ जो जानवर होते हैं वो अपने जीभ का प्रयोग कंघे की तरह अपने शरीर को साफ करने के लिए करते हैं, देखोगे है ना। कुछ जानवर क्या होते हैं, जीभ का प्रयोग कंघे की तरह अपने शरीर का सफाई करने के लिए करते हैं। ठीक है, एक चीज़ और बता देता हूँ जीभ के बारे में। जो मानव में क्या होता है, जीभ है ना वो पीछे से पैक्ड होता है, दैट मीन्स पीछे से किसी चीज़ से जुड़ा रहता है। मानव में जीभ क्या होता है? पीछे से पैक्ड रहता है, मतलब पीछे से जुड़ा होता है, तो हम लोग एक लिमिट तक अपने जीभ को निकाल पाते हैं। ठीक है, लेकिन बात करो गिरगिट का, सांप का, छिपकली का, इन लोग का जीभ पीछे से फ्री रहता है, पीछे से फ्री रहता है, आगे से जुड़ा रहता है, तो वो लोग अपने जीभ को फेंकते हैं। ठीक है, वो लोग क्या करते हैं? अपनी जीभ को फेंकते हैं, लेकिन मानव हम लोग क्या करते हैं? अपनी जीभ को केवल निकालते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जीभ पीछे से पैक्ड है, किसी से चीज़ से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो जो सांप गिरगिट हो गया, ये लोग क्या करते हैं? जीभ को फेंकते हैं, अपने शिकार को पकड़ते हैं, फिर उसको खा लेते हैं। ठीक है, जीभ के बारे में भी पता चल गया। इसको बारे में पढ़ना है तो जब टॉपिक आया तो मैं बता दिया। हमको पढ़ना क्या पढ़ना है भी? जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, जीभ का ये सामने वाला पोर्शन क्या कहलाता है? ये जीभ का सामने वाला पोर्शन क्या होता है? अग्र, ये मध्य, और ये क्या कहलाता है? पीछे वाला पश्च। अग्र, मध्य और पश्च। तो जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जीभ के बारे में सबको समझ आ गया ना? ठीक है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ता जाता है जीभ में क्या होता है? जो स्वाद कलिकाएं होती हैं वो कम होती जाती है। इसी कारण जो बुजुर्ग लोग रहते हैं ना, कितना भी अच्छा आप उसको बना के दो खाना, चिल्लाते हैं कि कैसा बनाया, स्वाद नहीं आ रहा है। उसका बनाने लगा कोई गलती नहीं है, उसके जीभ का गलती, क्योंकि उम्र के साथ क्या हो रहा है? उसका स्वाद कलिकाएं कम हो रहा है। ठीक है, अब देखते हैं जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर जो स्वर है वो कितने प्रकार के हैं। तो अग्रस्वर, अग्रस्वर, ठीक है, और मध्य स्वर, और एक होता है पश्च स्वर। मतलब जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। ठीक है, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। ठीक है जी, जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर 3 प्रकार का होता है, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। ठीक, समझ आ? अब देखते हैं क्या क्या होता है, अग्रस्वर क्या होते हैं। ऑनलाइन वाले सब लिख रहे हो? लिख रहे हो ऑनलाइन वाले? हाँ डाले सर। पेंटिंग मतलब जो डॉग होते हैं, कुत्ते होते हैं, वो जीभ के माध्यम से अपने शरीर का तापमान को नियंत्रित करते हैं, उसको पेंटिंग कहा जाता है। गुड, ठीक। चलो, तो जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। ठीक, इसको मिटा रहा हूँ ना। अब देखते हैं अग्रस्वर क्या होता है। अग्रस्वर ना, अग्रस्वर तो वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय जीभ का अग्रभाग क्रियाशील रहता है। ठीक है, वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय जीभ का अग्रभाग क्रियाशील रहता है, उसको क्या कहा जाता है? अग्रस्वर कहा जाता है। तो वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय, वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय, वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय जीभ का अग्रभाग क्रियाशील रहता है। जीभ का अग्रभाग क्रियाशील रहता है, अग्रभाग क्रियाशील रहता है। याद करते जाओ ना, वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय जीभ का अग्रभाग क्रियाशील रहता है, क्या कहलाता है जी? अग्रस्वर, अग्रस्वर कहलाता है, अग्रस्वर। ठीक है, कौन कौन से हैं? ई, ए, री। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद रखो पूरा। यहाँ से क्वेश्चन इसी से ही बनेंगे। कौन सा अग्रस्वर है, कौन सा मध्य स्वर है, कौन सा पश्च स्वर है, कौन कौन सा है? ई, ए, री। ठीक है, हमको पूरा लास्ट तक जाते जाते ऐसा बहुत चीज़ें याद करना है। ठीक है, तो अब जितना क्लास हो रहा है तुरंत याद करते जाना, फिर लास्ट में फिर दिक्कत होगा। ठीक, तो अग्रस्वर मतलब वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय जीभ का अग्रभाग क्रियाशील रहता है, अग्रस्वर कहलाता है। कौन कौन सा है? ई, ए, और री। ठीक है, अब देखो मध्य स्वर बताओ, परिभाषा बताओ, आप ही लोग बताओ मध्य स्वर। ठीक, गुड़िया। तो वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय जीभ का मध्य भाग क्रियाशील रहता है। लिखिए जल्दी, वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय जीभ का मध्य भाग क्रियाशील रहता है। ठीक है, वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय, वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय जीभ का मध्य भाग क्रियाशील रहता है। जीभ का मध्य भाग क्रियाशील रहता है, मध्य भाग क्रियाशील रहता है, क्रियाशील रहता है। इसको क्या बोला जाता है? मध्य स्वर बोला जाता है। मध्य स्वर किसके आधार पर? जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर। किसके आधार पर? जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर मध्य स्वर कहा जाता है, मध्य स्वर कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा? अ, केवल अ,
बहुत पूछता है इसी कारण, इसमें केवल अ ही आएगा, ठीक है, अ, समझ आ गया। अग्र स्वर के एग्जाम्पल कौन कौन से है? ई, ए और री। और मध्य स्वर के एग्जाम्पल कौन सा है? अ, ठीक है। जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर हमने स्वर के प्रकार पढ़े हैं। पहला पढ़े अग्र स्वर, वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय जीभ का अग्र भाग क्रियाशील रहता है अग्र स्वर कहलाता है। कौन कौन सा है? ई, ए और री। उसके बाद मध्य स्वर, तो वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय जीभ का मध्य भाग क्रियाशील रहता है मध्य स्वर कहलाता है। इसका कौन है एग्जाम्पल? अ। कौन सा है? अ, ठीक है। अब बचा लास्ट पश्च स्वर, ठीक है, पश्च स्वर, इसको मिटा दूं, यहाँ लिख देता हूँ, ये लिख देता हूँ। अब बचा पश्च स्वर, पश्च स्वर, तो वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय जीभ का पश्च भाग क्रियाशील रहेगा, ठीक है, लिखिए जल्दी। वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय, वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय जीभ का पश्च भाग क्रियाशील रहता है, पश्च भाग क्रियाशील रहता है, क्या कहलाता है? पश्च स्वर, ठीक है। अब जो बच गया, कौन कौन सा बच गया? आ बच गया, है ना, और क्या क्या बचा? ऊ बचा, बड़ा ऊ बच गया, ओ बच गया, औ बच गया, ये क्या है? सब पश्च स्वर है, ठीक है। आ गया समझ में? ऑनलाइन सबको समझ आ गया? आ गया सबको समझ में? सर जब से क्या 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 लिखे हो विशाखा, ठीक है। तो जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर तीन प्रकार का होता है। कौन कौन सा? अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर क्या कहलाते हैं? तो वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय जीभ का अग्र भाग क्रियाशील रहता है अग्र स्वर कहलाता है। ई, ए और री इसके एग्जाम्पल है। मध्य स्वर, वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय जीभ का मध्य भाग क्रियाशील रहता है मध्य स्वर कहलाता है। कौन सा होता है? अ, ठीक है। और वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय जीभ का पश्च भाग क्रियाशील रहता है पश्च स्वर कहलाता है। आ, उ, और औ, ठीक है, समझ आ गया? बहुत इंपॉर्टेंट है सब, पूछ देंगे जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर पश्च स्वर कौन सा है ना, तो ये याद रखना बहुत जरूरी है। तो अभी तक हमने क्या तीन प्रकार पढ़ लिए स्वर के प्रकार। पहला मात्रा उच्चारण के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। उसके बाद हमने पढ़े ओष्ठ की आकृति के आधार पर दो प्रकार का होता है, वृत्ताकार स्वर और अवृत्ताकार स्वर। उसके बाद हमने पढ़े जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर, ठीक है, जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर तीन प्रकार का होता है। कौन कौन सा? अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। यहाँ तक क्लियर है सबको? ऑनलाइन वाले सबको क्लियर है? ठीक, चलिए फिर आगे चलते हैं। हो गया? लिख लिया आप लोग? लिख लिया? अब देखते हैं मुख द्वार के खुलने के आधार पर, ठीक है, मुख द्वार के खुलने के आधार पर। एसआई में जो सिलेबस है बहुत ज़्यादा है, हिंदी का बहुत ज़्यादा नंबर आएगा, तो ऐसे कम पढ़ने से नहीं होने वाला, पूरा डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, सब चीज़ों को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। बाकी एसआई क्या संपरीक्षक में भी हिंदी का बहुत ज़्यादा पोर्शन होता है, ठीक है। चलो अब देखते हैं मुख द्वार के खुलने के आधार पर। मुख द्वार के खुलने के आधार पर, संजय बताओ दृश्य रूप में स्वर की संख्या कितनी होती है? मात्रा की संख्या दृश्य रूप में, दृश्य रूप में मात्रा की संख्या कितनी होती है? ठीक। और वृत्ताकार स्वर की एग्जांपल बताओ जल्दी, वृत्ताकार स्वर की एग्जांपल। गुड, ऊ और ओ, ठीक है। उसको बोलने से क्या है? ओठ है, वृत्त की आकृति में खुल रहा है, याद करते जाओ जल्दी जल्दी, ठीक है। अब मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वर के प्रकार, इसके आधार पर स्वर चार प्रकार के होते हैं, ठीक है। इसके आधार पर स्वर चार प्रकार के होते हैं मुख द्वार के खुलने के आधार पर। पहले तो विवृत स्वर बोलते हैं, विवृत स्वर, इसको बोलते हैं खुला स्वर, ठीक है। विवृत स्वर इसी को बोला जाता है खुला स्वर। उसके बाद अर्धविवृत स्वर, क्या बोलूँगा इसको? अर्धविवृत तो क्या बोलूँगा जी? अर्धविवृत स्वर को अर्ध खुला बोलूँगा, ये इसको खुला स्वर बोला तो इसको क्या बोलूँगा? अर्ध खुला स्वर, ठीक है। और एक होता है, थर्ड होता है संवृत स्वर, इसको बोलते हैं बंद स्वर। और एक होता है अर्ध संवृत स्वर, इसको बोलते हैं अर्धबंद स्वर, ठीक है, अर्धबंद स्वर, ठीक है। ये तो हो गया, नाम हो गया। अब इसका डेफिनेशन देखेंगे, ठीक है। मुख द्वार के खुलने के आधार पर, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, जब तक आप बार बार रिवाइज नहीं करोगे, है ना, तो प्रॉब्लम करेगा ये, ठीक है। रिवाइज करते जाना फटाफट।
मुख्य द्वार के खुलने के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? विवृत स्वर, इसको खुला स्वर बोलते हैं। अर्धविवृत स्वर, दैट मीन्स अर्ध खुला हो जाएगा। संवृत स्वर मतलब बंद स्वर, और अर्धसंवृत मतलब अर्धबंद। ठीक है, अब देखते हैं विवृत स्वर। पहला विवृत स्वर। विवृत स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण के समय मुख द्वार पूरी तरह से खुलता है। ठीक है, वे स्वर लिखिए, वे स्वर जिनके उच्चारण के समय, वे स्वर जिनके उच्चारण के समय में, वे स्वर जिनके उच्चारण के समय में, वे स्वर जिनके उच्चारण के समय में मुख द्वार पूरी तरह से खुलता है। मुख द्वार पूरा खुलता है, लिखो, मुख द्वार पूरा खुलता है। ठीक है, हाँ जी, वे स्वर जिनके उच्चारण के समय मुख द्वार पूरा खुलता है क्या कहलाता है? विवृत स्वर। बताओ कौन सा ऐसा वर्ण है जिसको बोलते हैं मुख पूरा खुलता है? आ, है ना, आ, तो क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा, विवृत स्वर कहलाता है, विवृत स्वर कहलाता है। वे स्वर जिनके उच्चारण के समय मुख द्वार पूरा खुलता है विवृत स्वर कहलाता है। क्या हो जाएगा? आ। ठीक है, ठीक है जी। अब देखते हैं सेकंड क्या है? अर्धविवृत स्वर। अर्धविवृत स्वर तो वे स्वर जिनके उच्चारण के समय में मुख द्वार आधा खुलता है। अर्ध मतलब आधा, है ना, तो वे स्वर जिनके उच्चारण के समय मुख द्वार आधा खुलता है। ठीक है, वे स्वर जिनके उच्चारण के समय में, वे स्वर जिनके उच्चारण के समय में मुख द्वार आधा खुलता है। मुख द्वार आधा खुलता है क्या कहलाता है? अर्धविवृत स्वर कहलाता है। अर्धविवृत स्वर लिखो भाई, सब मैं लिख रहा हूँ, आप लोग भी लिखो। ठीक है, विवृत स्वर मतलब वे स्वर जिनके उच्चारण के समय में मुख द्वार पूरी तरह से खुलता है, विवृत स्वर कहलाता है। और अर्धविवृत स्वर तो वे स्वर जिनके उच्चारण के समय में मुख द्वार आधा खुलता है, अर्धविवृत स्वर कहलाता है। कौन कौन सा हो जाएगा बता सकते हो? आ है तो आ का आधा क्या होगा? आ हो जाएगा। ठीक है, आ और ए और अ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। ठीक है, अ ए और औ, ये किसके उदाहरण है? अर्धविवृत स्वर के। ठीक है, अ ए और औ। ठीक, हो गया, लिख लिए। अच्छा, जो मैंने जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर जो पस्त स्वर के पूरा बताया था ना, कौन कौन सा वर्ण है बताया था, लिखे हो ना? ठीक है, विवृत स्वर मतलब वे स्वर जिनके उच्चारण के समय मुख द्वार पूरी तरह से खुलता है, विवृत स्वर कहलाता है। कौन सा हो जाएगा? आ हो जाएगा। अर्धविवृत मतलब वे स्वर जिनके उच्चारण के समय में मुख द्वार आधा खुलता है, अर्धविवृत स्वर कहलाता है। कौन सा? आ का आधा हो जाएगा, आ, और ए और ओ याद रखना। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग संवृत स्वर, मतलब इसको क्या बोलते हैं? बंद स्वर भी कहा जाता है। संवृत स्वर को बंद स्वर भी कहा जाता है। ठीक है, मिटा दो इसको, ऑनलाइन लिख लिए सब। अब देखते हैं हम लोग संवृत स्वर। ठीक है, वे स्वर जिनके उच्चारण के समय मुख द्वार लगभग बंद रहता है। ठीक है, लगभग पूरी तरह से बंद रहता है, तो वे स्वर जिनके उच्चारण के समय में मुख द्वार लगभग बंद रहता है। देखो क्या लिखा हूं मैं? बंद स्वर लिखा हूं ना, तो वे स्वर जिसके उच्चारण के समय में, वे स्वर जिनके उच्चारण के समय में मुख द्वार लगभग बंद रहता है। क्या कहलाता है जी? संवृत स्वर कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? संवृत स्वर। ठीक है, इसके एग्जाम्पल लिखो, ई, इसके एग्जाम्पल लिखो आप लोग, ई उ री। ठीक है, ई उ री क्या हो जाएगा? ई उ री। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें याद करने, बार बार रिवाइज करोगे तभी याद होगा। ठीक है, ऑनलाइन में सबको समझ आ रहा है? ऑनलाइन वाले सबको लिख रहे हो? सब लिख रहे हो ना सब? ठीक है, तो ये हो गया संवृत स्वर, वे स्वर जिसके उच्चारण के समय मुख द्वार लगभग बंद रहता है। ठीक है, और उसके बाद अर्धसंवृत बताओ क्या होगा? अर्धसंवृत बताओ, डेफिनेशन बताओ। वे स्वर जिनके उच्चारण के समय में मुख द्वार आधा बंद रहता है। ठीक है, वे स्वर जिनके उच्चारण के समय में मुख द्वार आधा बंद रहता है,
आधा बंद रहता है, क्या कहलाता है वो? अर्ध समृद्ध स्वर कहलाएगा। ठीक है, समझ आया? अब कौन कौन सा बचा है? ए बचा है, और कौन सा बचा है? ओ बचा है, बचा है। ठीक है, आय और ओ तो पहले में लिख लिए थे हम लोग। ठीक है, ये हो गया। समझ आया लाइन वाले सब? हम स्वर के प्रकार पढ़ रहे हैं। पहले देखिए मात्रा उच्चारण के आधार पर, मात्रा उच्चारण के आधार पर 3 प्रकार का होता है, लघु या ह्रस्व स्वर्ग, दीर्घ या गुरु स्वर और प्लुत स्वर। उसके बाद हमने देखे ओष्ठ की क्रियाशीलता, ओष्ठ की आकृति के आधार पर देखे कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, वृत्ताकार और अवृत्ताकार। फिर हमने देखे जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर, तो जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। ठीक है, उसके बाद देखिए हमने मुख द्वार के खुलने के आधार पर कौन कौन सा, तो इसमें भी 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन सा? विवृत स्वर, अर्धविवृत स्वर, संवृत स्वर और अर्ध संवृत स्वर। विवृत स्वर को खुला स्वर भी बोला जाता है, अर्धविवृत को अर्ध खुला, संवृत को बंद स्वर और अर्ध संवृत को अर्ध बंद स्वर। समझ आ गया यहाँ तक सबको? अब देखते हैं अनुनासिकता के आधार पर। ठीक है, लिख लिया ना सब ऑनलाइन वाले? ठीक, अब हम लोग देखते हैं जी अनुनासिकता के आधार पर। अभी हम लोग स्वर के प्रकार ही पढ़े हैं ना, स्वर के प्रकार ही पढ़े हैं। अब देखते हैं लोग अनुनासिकता के आधार पर, अनुनासिकता के आधार पर, के आधार पर इसको बताने से पहले मैं एक चीज़ बताऊंगा आप लोग को। देखो, जब भी कोई वर्ण रहता है, ये कोई वर्ण है, ये कोई वर्ण है, इसके ऊपर केवल चंद्रमा है, अगर बिंदु नहीं लगा है तो इसको क्या बोलते हैं? आगत स्वर बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर कोई वर्ण है जिसके ऊपर में केवल चंद्रमा बस लगा है, बिंदु नहीं लगा है, बिंदु लगा है क्या? नहीं लगा है, बिंदु नहीं लगा तो इसको क्या बोलते हैं? आगत स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? आगत स्वर। इसी को बोलते हैं गृहीत स्वर भी बोलते हैं, इसको विदेशी स्वर भी बोलते हैं, इसी को मेहमान स्वर भी बोलते हैं, विदेशी स्वर भी बोलते हैं, इसी को मेहमान स्वर भी बोलते हैं, मेहमान स्वर। ठीक है, मतलब जिसके ऊपर में चंद्र बिंदु नहीं होगा। ठीक है, चंद्रमा वाला साइन तो है लेकिन ऊपर में चंद्र बिंदु नहीं, इसको क्या बोला जाता है? आगत स्वर, मेहमान स्वर, विदेशी स्वर या गृहीत स्वर। ठीक है, इसको याद रखना। अब एक होता है जिसमें चंद्र बिंदु लगा रहता है, इसको बोला जाता है अनुनासिक स्वर। क्या बोला जाता है इसको? अनुनासिक स्वर। क्या बोला जाता है इसको? अनुनासिक स्वर, जिसमें चंद्र बिंदु लगा रहता है, अनुनासिक स्वर। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, और एक होता है ऐसे रहता है केवल, जिस पे चंद्र बिंदु अगर कुछ नहीं लगाते, कैसे रहता है? इसको बोलते हैं अनुस्वार बोलते हैं। क्या? अनुस्वार। ठीक है, इंपॉर्टेंट, इस तीनों को याद रखना। आगत स्वर मतलब जिसके ऊपर चंद्र बिंदु नहीं है, आगत स्वर जिसके ऊपर चंद्र बिंदु है, अनुनासिक स्वर। और ये वाला जो स्वर वो रहता है ना, अम की मात्रा डालते हैं, अम की मात्रा जी, अम की मात्रा डालते हैं ऐसा। ठीक है, तो इसमें चंद्रमा भी नहीं, केवल ये वाला है, मात्रा को देखो तो ऐसे भाषा मात्रा, इसको क्या बोलते हैं? अनुस्वार बोलते हैं। क्या? अनुस्वार। मतलब अयोगवाह कितने प्रकार के होते हैं? अयोगवाह 2 होते हैं ना, अयोगवाह वर्ण कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन सा? अम और आहा। अगर मैं इसको देखूँ, केवल इस चिन्ह को देखूँ, इसको बोलते हैं अनुस्वार बोलते हैं। क्या? अनुस्वार। ठीक है, और ये वाले चिन्ह को देखूँ, इसको बोलते हैं विसर्ग। क्या बोलते हैं इसको? विसर्ग। ठीक है, ये याद रखना। अगर चंद्र बिंदु नहीं है तो इसको आगत स्वर या गृहीत स्वर या विदेशी स्वर या मेहमान स्वर बोलते हैं। अगर चंद्र बिंदु है तो अनुनासिक स्वर बोलते हैं, और ये वाला है तो इसको अनुस्वार बोलते हैं। ठीक, समझ आ गया यहाँ तक? ऑल इन सब कुछ समझ आ गया? आ गया? ठीक, अब देखते हैं हम अनुनासिकता के आधार पर। ठीक है, अब कुछ ना कुछ आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ आया होगा क्या हो सकता है अनुनासिकता के आधार पर। ठीक है, इसको बताने के बाद। ठीक है, अब अनुनासिकता के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। अनुनासिकता के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अनुनासिक स्वर, अनुनासिक स्वर, और एक होता है निर्नुनासिक स्वर। क्या? निर्नुनासिक, निर्नुनासिक स्वर। ठीक है, अनुनासिक स्वर और निर्नुनासिक स्वर, तो वे सभी स्वर जिसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा होता है, सुनो पहले, वे सभी स्वर जिनके ऊपर चंद्र बिंदु लगा होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? अनुनासिक स्वर बोलते हैं। ठीक है, लिखो, वे स्वर जिनके ऊपर चंद्र बिंदु लगा होता है, चंद्र बिंदु लगा होता है, चंद्र बिंदु लगा होता है, उसे क्या बोला जाता है? उसे अनुनासिक स्वर कहते हैं, उसे अनुनासिक स्वर, अनुनासिक स्वर कहते हैं। समझ आया जी? जिसमें चंद्र बिंदु लगा है। ठीक है, मैं इसको नहीं बोल सकता, इसको नहीं बोल सकता अनुनासिक स्वर, ना तो मैं इसको बोल सकता हूँ। जिसके ऊपर में चंद्र बिंदु लगेगा, ये वाला चंद्रमा और बिंदु भी, उसको क्या बोलूँगा मैं? अनुनासिक स्वर बोलूँगा। ठीक है,
और निर्दुनासिक मतलब इसमें क्या हो जाएगा, तो वे स्वर जिसके ऊपर चंद्र बिंदु नहीं लगा रहता है, इसको क्या बोलते हैं, निर्दुनासिक स्वर बोलते हैं। इसको लिखने की जरूरत नहीं है ना, मैंने आप लोग लिख लो इसको। तो वे स्वर जिसके ऊपर चंद्र बिंदु नहीं लगा होता है वो निर्दुनासिक स्वर कहलाता है। क्वेश्चन में आ जाएंगे कि दे देंगे, जैसे कि अंगूर लिख के दे देगा, है ना, आँख लिख के दे देगा ऐसे, और कुछ एग्जाम्पल और ले लो, आनंद, आनंद, आनंद ऐसे दे दिया, ठीक है। तो इसमें से कौन सा अनुनासिक स्वर है, तो अनुनासिक वर्ण कौन सा है, तो आँख वाला, जो क्योंकि इसके ऊपर लगा हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो अनुनासिक स्वर मतलब वे स्वर जिसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा होता है अनुनासिक स्वर कहलाता है, और निर्नुनासिक मतलब वे स्वर जिसके ऊपर चंद्र बिंदु नहीं लगा होता है वो निर्नुनासिक स्वर कहलाता है। समझ आ गया ये, ठीक। अब एक लास्ट प्रकार और है, फिर हो जाएगा हमारा स्वर, एक लास्ट प्रकार, ठीक हो गया। ऑनलाइन में लिख लिए सब। अभी तक क्या क्या देख लिया अपने, मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर, ठीक है, उसके बाद ओष्ठ की आकृति के आधार पर स्वर, उसके बाद जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर, उसके बाद मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वर, उसके बाद अनुनासिकता के आधार पर स्वर, ठीक है, अनुनासिकता के आधार पर स्वर, ठीक है। आगा स्वर किसे कहते हैं, समझ आ गया। अनुस्वर किसे कहते हैं और अनुनासिक स्वर किसे कहते हैं, पूरा समझ आ गया ना, ठीक हो गया। मिटा दूं, अब देखते हैं लास्ट समानता के आधार पर, समानता के आधार पर, समानता के आधार पर, समानता के आधार पर, समानता के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा, सजाती स्वर और विजाती स्वर, सजाती स्वर और क्या हो जाएगा, विजाती स्वर, सजाती स्वर और विजाती स्वर, ठीक है जी, सजाती स्वर और विजाती स्वर। सजाती स्वर में जैसे देख लो, पहले क्या होता है देख लो, इधर अ और अ एक ही जाति के हैं, और एक ही जाति के है ना, ई और ई एक ही जाति के हैं, ऊ और ऊ एक ही जाति के हैं, ठीक है। और विजाति में क्या हो जाएगा, जैसे मैं आगे साथ ई को लिख दे रहा हूँ, है ना, ई को लिख दे रहा हूँ, आगे साथ में ऊ को लिख दे रहा हूँ, ये क्या है, विजाती स्वर होता है, ठीक है। समानता के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, सजाती स्वर और विजाती स्वर। समान जाति के स्वरों को सजाती स्वर कहा जाता है और असमान जो जाति के स्वरों को विजाती स्वर कहा जाता है। डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हो कि समान जाति के स्वरों को सजाती स्वर और असमान जाति के स्वरों को विजाती स्वर, ठीक है, ठीक है। अनुनासिक मतलब डालेश्वरी, अनुनासिक मतलब मैंने ये बताया था जी कि वे सभी स्वर जिसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा होता है अनुनासिक स्वर कहलाएगा। जैसे कि एग्जांपल देख लो, ये आ के ऊपर भी चंद्र बिंदु तो ये भी अनुनासिक स्वर है, आ के ऊपर भी चंद्र बिंदु है तो ये भी अनुनासिक स्वर है, ई के ऊपर भी है तो ये भी अनुनासिक स्वर है, बड़ाई के ऊपर भी है तो ये भी अनुनासिक स्वर है। मतलब जिसके ऊपर चंद्र बिंदु लगेगा वो अनुनासिक स्वर होता है। समझ आया डालेश्वरी, ठीक हो गया। तो ये हुआ टोटल हमारे स्वरों के प्रकार। एक बार फटाफट से जल्दी से इसको क्या करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं स्टार्टिंग से, फिर आगे क्लास हम लोग आगे का जो देखेंगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक। व्यंजन के बारे में, वैसे व्यंजन की संख्या कितनी होती है, मूल व्यंजन की संख्या, मूल व्यंजन 35 होता है ना, कल अच्छे से पढ़ेंगे इसको। 35 33 और जब द्विगुण व्यंजन दो से जुड़ते हैं तो 35, तो मूल व्यंजन की संख्या 35, ठीक है। विनय कुमार पाठक की बुक में है 35 है, वही ऑथेंटिक सोर्स है हिंदी का यहाँ के लिए, ठीक है। तो कोई उसमें कंफ्यूज मत हो कि मूल व्यंजन की संख्या कितनी है, तो 35, ठीक हो गया। चलो एक बार फटाक से रिवाइज कर लेते हैं। स्वर क्या होता है, तो स्वर वे वर्ण होते हैं जिनको बोलते समय अन्य वर्णों की सहायता नहीं लिया जाता। स्वर क्या होता है, स्वतंत्र होते हैं, स्वर स्वतंत्र होते हैं और जिनको बोलते समय अन्य वर्णों की सहायता नहीं लिया जाता, इसको क्या बोला जाता है, स्वर का बोला जाता है। स्वर की संख्या कितनी है, तो 11, ठीक है। स्वर की संख्या कितनी है, तो 11, ठीक है। और मात्रा किसे कहते हैं, स्वर के रूप को ही मात्रा कहा जाता है। मात्रा की संख्या भी कितना है, 11 है, लेकिन अगर पूछ दिया दृश्य रूप में मात्रा की संख्या कितनी है, तो 10 है, ठीक है। अ का कोई मात्रा नहीं होता, अ को क्या बोला जाता है, उदासीन स्वर बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद हमने देखे स्वरों के प्रकार। स्वरों के प्रकार देखे, पहला मात्रा या उच्चारण के आधार पर देखिए, ठीक है। मात्रा या उच्चारण है उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। पहला देखिए हमने ह्रस्व स्वर, उसी को बोलते हैं लघु स्वर, उसी को छोटा स्वर, उसी को एक मात्रिक स्वर। तो वे स्वर जिससे केवल एक मात्राएं होती है तथा जिनको बोलते समय अल्प समय लगता है, ह्रस्व स्वर कहलाता है, ठीक है। उसके बाद दीर्घ स्वर, तो वे स्वर जिनकी दो मात्राएं होती है तथा जिनको बोलते समय ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगता है, उसको क्या बोला जाता है, दीर्घ स्वर। उसके बाद प्लुत स्वर, तो वे स्वर जिनकी 2 से अधिक मात्राएं होती है तथा जिनको बोलते समय ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है, उसको क्या कहा जाता है, प्लुत स्वर कहा जाता है। ये हो गया,
ठीक है। उसके बाद हमने देखे ओष्ठ की आकृति के आधार पर स्वर के प्रकार। ओष्ठ की आकृति के आधार पर स्वर दो प्रकार का होता है, वृत्ताकार स्वर और अवृत्ताकार स्वर। तो वृत्ताकार स्वर तो वे स्वर जिसके उच्चारण के समय ओंठ वृत्त की आकृति में खुलते हैं, है ना। वे स्वर जिनके उच्चारण के समय ओंठ वृत्त की आकृति में खुलते हैं वृत्ताकार स्वर कहलाता है। कौन कौन सा हो जाएगा? उ ऊ ओ अ, उ ऊ ओ अ, ठीक है। इसको बोलोगे तो वृत्त की आकृति में खुलेगा ओंठ, ठीक है। और अवृत्ताकार स्वर तो वे स्वर जिनको बोलते समय ओंठ वृत्त की आकृति में नहीं खुलते। जितने जो बच गए रिमेनिंग वो सब किस में आ जाएंगे? अवृत्ताकार स्वर में आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमने देखे जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर देखे। उससे पहले हमने जीभ के बारे में भी पढ़ा, क्या क्या होता है जीभ के कार्य, क्या क्या होते हैं, देखे ना जीभ के बारे में भी। अब जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का, अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अग्रस्वर मतलब वे स्वर जिनके उच्चारण के समय जीभ का अग्रभाग क्रियाशील रहता है, ठीक है। वे स्वर जिनके उच्चारण के समय या जिसको बोलते समय जीभ का अग्रभाग क्रियाशील रहता है वो अग्रस्वर कहलाता है। कौन कौन सा एग्जाम्पल बताओ? ई ई ए ऐ और री, ई ई ए ऐ और री। उसके बाद हमने देखे मध्य स्वर, तो वे स्वर जिनके उच्चारण के समय जीभ का मध्य भाग क्रियाशील रहता है उसको मध्य स्वर कहते हैं, ठीक है। जीभ के आधार पर मध्य स्वर कहेंगे, जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर। क्या है उसका एग्जाम्पल? अ, क्या है? अ, ठीक है। उसके बाद देखिए हमने पश्च स्वर, ठीक है। तो वे स्वर जिनके उच्चारण के समय जीभ का पश्च भाग क्रियाशील रहता है क्या कहलाता है? पश्च स्वर कहलाता है। कौन कौन सा बचा? आ बचा, और कौन सा बचा? ऊ बचा, ऊ बचा, ओ बचा और औ बचा, ठीक है। ये सब किस में आ जाएगा? पश्च स्वर में आ जाएंगे। उसके बाद हमने देखे मुख द्वार के खुलने के आधार पर, मुख द्वार के खुलने के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। पहला विवृत स्वर, दूसरा अर्ध विवृत स्वर, तीसरा संवृत स्वर, चौथा अर्ध संवृत स्वर। विवृत स्वर को एक खुला स्वर कहा जाता है, अर्ध विवृत मतलब आधा खुला, संवृत को बंद स्वर कहा जाता है और अर्ध संवृत मतलब आधा बंद, ठीक है। तो वे स्वर ध्वनि जिसके उच्चारण के समय मुख द्वार पूरी तरह से खुला रहता है क्या कहलाता है? विवृत स्वर। आ बोलोगे तो पूरा खुल जाता है, ठीक है। उसके बाद अर्ध विवृत स्वर, वे स्वर जिसके उच्चारण के समय मुख द्वार आधा खुलता है। कौन कौन सा बताया मैंने? आ का आधा क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा अ, ए और औ, अ, ए और औ बताया। उसके बाद विवृत स्वर, तो वे स्वर जिसके उच्चारण के समय मुख द्वार लगभग बंद रहता है, इसी को बंद स्वर भी बोलते हैं ना, बंद रहता है। इसके एग्जाम्पल कौन कौन सा जाएगा जल्दी बताओ? ई ई ऊ और री, ई ई ऊ और री। उसके बाद लास्ट बताया अर्ध संवृत स्वर, तो वे स्वर जिनके उच्चारण के समय मुख द्वार आधा बंद रहता है। कौन कौन सा हो जाएगा? ए और ओ, ए और ओ, ठीक है। उसके बाद देखिए हमने अनुनासिकता के आधार पर स्वर के प्रकार 2 प्रकार के होते हैं, अनुनासिक स्वर और निर्नुनासिक स्वर। अनुनासिक स्वर और निर्नुनासिक स्वर, तो वे स्वर जिसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा होता है उसको अनुनासिक स्वर कहेंगे, ठीक है। कुछ भी दे दे, मतलब ये जैसे आ भी दे रहा है इसके ऊपर चंद्र बिंदु, तो ये भी अनुनासिक स्वर है, ठीक है। तो वे स्वर जिसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा हुआ है उसको अनुनासिक स्वर, और वे स्वर जिनके ऊपर चंद्र बिंदु नहीं लगा होता उसको निर्नुनासिक स्वर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने लास्ट पढ़े समानता के आधार पर। समानता के आधार पर भी स्वर 2 प्रकार का था। कौन कौन सा? सजातीय और विजातीय, मतलब समान जाति के जो स्वर है उसको क्या बोलते हैं? सजातीय स्वर, और असमान जाति के जो स्वर है उसको विजातीय स्वर बोलते हैं। समझ आ गया सबको? ठीक है, आ गया ना। और वो जो चिन्ह बताया था इसको क्या बोलते हैं? ये इसको क्या बोला जाता है? जिसमें चंद्र बिंदु नहीं है तो इसको आगत स्वर, इसी को गृहीत स्वर या मेहमान स्वर या विदेशी स्वर बोला जाता है, ठीक है। और इसमें जो चंद्र बिंदु इसको क्या बोला जाता है? अनुनासिक स्वर बोलते हैं, अनुनासिक स्वर, ठीक है। और ये वाला इसको क्या बोला जाता है? अनुस्वार बोलते हैं, क्या? अनुस्वार, ठीक है। और इसको क्या बोला जाता है? विस्तार का बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है? विस्तार का बोला जाता है, ठीक है। और एक ऐसा भी चिन्ह लगता है, आप लोगों को देखा होगा, ऐसे किस में लगता है? ऐसे लगता है ना जी, ऐसे ये चिन्ह लगता है ना, क्या बोलते हैं इसको? का खा गा घा अणा बोलते हैं ना, ये चिन्ह लगते हैं। इसको क्या बोला जाता है? ताड़न जात चिन्ह बोला जाता है, क्या? ताड़न जात चिन्ह, ताड़न जात चिन्ह बोला जाता है इसको, ठीक है। या इसी को बोला जाता है पंचमाक्षर चिन्ह बोला जाता है, पंचमाक्षर चिन्ह। इसको ये लिखो, पंचमाक्षर चिन्ह बोलते हैं इसको, पंचमाक्षर चिन्ह। ताड़न जात, थोड़ा शब्द, एक शब्द भी पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो गए, तो पंचमाक्षर चिन्ह बोलते हैं इसको, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? पंचमाक्षर चिन्ह। हाँ, इसको ये वाला चिन्ह, अंगा को थोड़ी ना जी, ये जो चिन्ह है, ये चिन्ह है, इसको पंचमाक्षर चिन्ह बोलते हैं, ठीक है। ये ऊपर वाले चिन्ह को अनुस्वार, इसको विसर्ग, इसको पंचमाक्षर चिन्ह बोला जाता है, ठीक। ऑनलाइन सबको समझ आ गया? आ गया सबको? हाँ, चंद्र बिंदु नहीं लगेगा उसमें। हाँ, निर्नुनासिक में आ जाएगा वो, निर्नुनासिक में, जिसमें चंद्र बिंदु नहीं लगता। चंद्र बिंदु लगेगा मतलब वो अनुनासिक हो जाएगा, ठीक। समझ आ गया सर? आ गया ना सबको? ठीक है। फिर ऑनलाइन वाले बाकी का कल देखते हैं।